नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक विषय पर चर्चा करने के लिए जिसने पूरी दुनिया में सुर्खी बटोरी है। सुर्खी एक ऐसी मशीन के बारे में जिसने हाल ही में स्विट्जरलैंड के अंदर मान्यता प्राप्त की है। मशीन जो कि जान लेने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय लगाएगी। मशीन का नाम सर्को रखा गया है। सर्को नाम की इस मशीन के बारे में आज तो हम जानकारी करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक वैज्ञानिक शब्द, एक वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है यूथेनेशिया, इसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या होता है यूथेनेशिया, जिसे स्विट्जरलैंड के अंदर एक मशीन के माध्यम से अलाउ किया गया है? आइए सेशन के अंदर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहां पर कुछ अखबारों की सुर्खियां देखी जिसमें यह पता चलता है कि एक ऐसी मशीन स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा लीगलाइज की गई है जिसमें 1 मिनट से कम के अंदर जान दी जा सकती है। सवाल बनता है कि क्या यह कोई सुसाइड है? आइए आपको कुछ याद दिलाते हैं। भारत की बॉलीवुड की फिल्मों में एक फिल्म वर्ष 2010 में संजय लीला भंसाली के द्वारा निर्देशित की गई थी जिसका नाम गुजारिश था। उसमें अभिनेता के रूप में ऋतिक रोशन और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन थी, जिन्होंने एक फिल्म के किरदार को इच्छा मृत्यु के लिए मोटिवेटेड दिखाया था। बताया था कि एक किरदार है जो इच्छा मृत्यु चाहता है। इच्छा मृत्यु यानी कि खुद से मृत्यु चाहना। ऐसे लोग जो खुद से मृत्यु चाहते हैं, इस इच्छा मृत्यु शब्द को लैटिन भाषा में यूथेनेशिया कहा जाता है। साथियों, यूथेनेशिया के लिए एक इस प्रकार की मशीन वर्तमान में स्विट्जरलैंड के अंदर इस वैज्ञानिक ने बनाई है। यह मशीन कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। ताबूत के आकार की इस मशीन को बनाया क्यों गया है, इसके बारे में कहना है एग्जिट इंटरनेशनल के डायरेक्टर डॉक्टर फिलिप निस्टके का, जिन्हें डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका कहना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन से इसलिए परेशान हैं कि वो जी नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोमा में हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाइलाज बीमारी में हैं। उनका परिवार उन्हें जिंदा रखने के लिए अपना जीवन खत्म किए जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में हैं। उन्हें इस मशीन के माध्यम से इच्छा मृत्यु दी जा सकेगी। यह मशीन संपूर्ण देश स्विट्जरलैंड में कहीं भी पहुंचाई जा सकेगी। यह व्यक्ति जिनका नाम आप यहां देख रहे हैं, डॉक्टर फिलिप निट्सके, इन्हें डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, यह मशीन दिखने में एक कॉफिन के जैसी है, एक ताबूत के जैसी है, जिसमें कि व्यक्ति केवल आंख मूंद कर अपनी पल के झपकने से इस मशीन को एक्टिवेट कर सकता है और अपने आप को वो 1 मिनट से कम समय के भीतर मार सकता है। सरकार के द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा इस मशीन को, जिसका नाम दिया गया है सर्को, इसको परमिशन दे दी गई है। यह जो मशीन है, ये अंदर से यानी कि अंदर लेटा हुआ व्यक्ति भी इसे अंदर से ऑपरेट कर सकता है। कहा गया है कि केवल आंखें ब्लिंक करने से यह मशीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और इसके अंदर बंद व्यक्ति की जान ले लेगी 1 मिनट से कम समय के अंदर। किस प्रकार से काम करती है यह मशीन? और आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल पैरेलली अब तक बनना शुरू हो चुका होगा कि सर, क्या यह सुसाइड करने के लिए दी गई मशीन है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर भी इसका विरोध हो रहा है कि इसकी वजह से सुसाइड्स बढ़ जाएंगी। इस पूरे प्रश्न जवाब पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस मशीन के बारे में आप जान लीजिए कि इस मशीन की खासियत यह है कि इस मशीन में बैठे व्यक्ति का ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से यहां पर 50 सेकंड के भीतर भीतर व्यक्ति को हाइपोक्सिया या हाइपोकैप्निया हो जाता है। हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। और हाइपरकैप्निया के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कोशिकाएं स्वतः ही मरने लगती हैं, और ऐसा इसके अंतर्गत कहा गया है। और सबसे बड़ी बात इस मशीन के बारे में जो कहने वाले डॉक्टर डेथ, जो कि नाम से ही डॉक्टर मृत्यु के नाम से जाने जाते हैं, उनका कहना है कि यह व्यक्ति को शांतिपूर्वक और पेनलेस मौत देती है। बड़ा सवाल बनकर के आता है डॉक्टर डेथ के इस एक्सपेरिमेंट से कि क्या स्विट्जरलैंड सरकार लोगों को सुसाइड करने के लिए मॉनिटर कर रही है या सुसाइड करने के लिए अलाउ कर रही है। ऐसा स्विट्जरलैंड के अंदर क्यों किया गया है? असल में स्विट्जरलैंड के अंदर लास्ट ईयर
1300 लोगों ने असिस्टेड सुसाइड किया। असिस्टेड सुसाइड का मतलब है कि उन्होंने किसी ना किसी सरकारी मदद से सुसाइड को अपनाया। अब यह बड़ा सवाल बनता है कि ये आफ्टर ऑल चल क्या रहा है भाई, सुसाइड सरकार करवा क्यों रही है? क्या सरकार किसी का ख्याल नहीं रख पा रही है या क्या कुछ और है? साथियों, ये मसला बहुत बड़ा है। असल में ये मसला कुछ इस प्रकार से है कि हम में से बहुत से लोग मेडिकल साइंस में एक शब्द के बारे में परिचित हैं जिसे हम कॉमा कहते हैं। कॉमा एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि व्यक्ति को अपने शरीर पर हो रहे किसी भी क्रियाकलाप के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वह मानसिक रूप से रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं होता। इसे मृत प्राय ही माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि कोमे में रहा हुआ व्यक्ति केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ही जिंदा है, उसकी बस सांसें चल रही हैं, इसके अलावा उसका दिमाग मर चुका है और दिमाग के मरने के कारण वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। सामान्यतया मेडिकल टर्म में चूंकि कोमा में जाने वाले व्यक्ति का कोई इलाज अभी तक मेडिकल साइंस ने नहीं खोजा है, इस वजह से उस व्यक्ति को मारने के लिए कि जो व्यक्ति कोमा में है उसके इलाज के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम बहुत महंगा होता है। ऐसी स्थिति में बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को वहन नहीं कर पाते। वहीं अस्पतालों में किसी भी व्यक्ति को मारा नहीं जाता। ऐसी स्थिति में अस्पताल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर व्यक्ति को बनाए रखते हैं और परिवार से उस सिस्टम का पैसा मांगते रहते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार उस पैसे को मुहैया कराते कराते जीवित अवस्था में ही मरणासन्न हो जाता है, अर्थात वो उस व्यक्ति को जो कोमा में है उसे सरवाइव नहीं करा पाता। ऐसी स्थिति में दुनिया भर के अंदर बहुत सारे एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा यह मांग की गई कि व्यक्ति को मरने की इजाजत दी जाए ताकि जो लिविंग पीछे रह गए हैं उनको एक सम्मानजनक जीवन दिया जा सके। सवाल यहां पर दो बनते हैं। जो व्यक्ति कोमा में है इसके बारे में निर्णय कौन लेगा? इसी आधार पर यहां पर दो विचार पैदा होते हैं। एक निर्णय डॉक्टर के द्वारा लिया जाए और एक परिवार के द्वारा लिया जाए। इसी आधार पर इस इच्छा मृत्यु को दो भागों में बांटा गया। एक है एक्टिव यूथेनेशिया, एक है पैसिव यूथेनेशिया। ऐसा इच्छा मृत्यु जिसमें डॉक्टर के द्वारा जहर का इंजेक्शन दिया जाता हो और व्यक्ति के प्राण चले जाते हो, यह एक्टिव यूथेनेशिया कहलाता है। इसे आप हत्या भी कह सकते हैं। यही विवाद अक्सर कोर्ट में जाता भी है। भारत में क्या है स्थिति ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक और टर्म बताता हूं, दैट इज पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया के अंदर जो व्यक्ति जीवन रक्षक उपायों के माध्यम से, यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जीवित है, यदि उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिए जाएं तो वह व्यक्ति जिस प्रकार से मरेगा वह पैसिव यूथेनेशिया कहलाएगा। दोबारा से सुने, एक्टिव यूथेनेशिया में मारने के लिए जहर दिया जाता है, वहीं पैसिव यूथेनेशिया के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, अर्थात ऑटोमेटिक उस व्यक्ति की लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटने से मौत होना स्वाभाविक है। इसे पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। इसी के आधार पर यूथेनेशिया के कुछ और प्रकार भी दिए गए हैं, जिसमें से एक है वॉलंटरीली यूथेनेशिया और एक है नॉन वॉलंटरीली यूथेनेशिया। इसके अंतर्गत वॉलंटरीली यूथेनेशिया में मरने वाला व्यक्ति खुद से अपने लिए मौत की मांग करता है, और नॉन वॉलंटरी का मतलब यह होता है कि यहां पर परिवार जनों से पूछ करके यह निर्णय लिया जाता है कि क्या इस व्यक्ति को मरने दिया जाए। बड़ा सवाल, भारत के अंदर क्या चलता है? हमको यह तो समझ में आ गया कि एक तो भाई देखिए, मरना ऑब्वियस सी बात है, सुसाइड कहलाता है। अगर आदमी खुद से मरने के बारे में सोचता है तो वो सुसाइड, आत्महत्या कहलाता है, और भारत में यह अलाउ नहीं है। दुनिया में भी सुसाइड कहीं भी अलाउ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरना चाहते हैं। वो लोग कौन हैं? वो लोग वो हैं जो कि जीवित रह नहीं पा रहे, जिनकी वजह से उनके परिवार बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबे समय से यह डिमांड चली कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से वैध ठहराया जाए। भारत में यह मांग बहुत लंबे समय से छिड़ी आई। इस मांग के चलते हुए जो मैंने आपको फिल्म का हवाला दिया उसे भी आप समझ सकते हैं, और इसके साथ साथ भारत में एक काफी ज्यादा चर्चित मुद्दा रहा था जिनका नाम था अरुणा शानबॉग।
एक ये फीमेल नर्स हुआ करती थी जिनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था वार्ड बॉय के द्वारा। उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, लेकिन यह मसला लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इच्छा मृत्यु का मौका नहीं दिया। लेकिन भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर के फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ना शुरू हुई। बहुत सारे एनजीओज ने सरकार पर और सुप्रीम कोर्ट पर यह दबाव बनाना शुरू किया कि इच्छा मृत्यु को वैध किया जाए, क्योंकि जो अरुणा शॉनबॉग हैं ये लंबे समय से पीड़ित रही। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजेस की बेंच बिठाई, और वह 5 जजेस की बेंच यानी कि 5 सदस्यीय समिति ने, जिसमें कि जो दीपक मिश्रा हैं, जस्टिस दीपक मिश्रा, उनके नेतृत्व में निर्णय लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 के अंदर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय के अंदर इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी गई। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को आर्टिकल 21 का हिस्सा माना और कहा कि भारत में पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया जाता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार देता है, वहीं पर उसी की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट में यह स्टेटमेंट दिया गया कि इच्छा मृत्यु यानी कि डिग्निफाइड डेथ, यानी व्यक्ति मरते समय भी एक बहुत संजीदगीपूर्ण जिंदगी मरे, इसे अलाउ किया गया। ध्यान रखें, यहां पर पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया, एक्टिव यूथेनेशिया को अलाउ नहीं किया गया। और दूसरा, लिविंग विल, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति अपने मरने से पहले अपने लिए यह लिख करके मरता है, मान लीजिए समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे हम में से बहुत से लोगों ने ऐसा अपने जीवन चक्र में कभी ना कभी किया होगा कि हम मरने पर अपनी आंखें डोनेट करना चाहते हैं। हमारे शरीर का कोई भी अंग जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा हो, अगर हम वो डोनेट करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में दुनिया में कई जगह ऐसा कल्चर भी है जहां पर लोगों के द्वारा लिविंग विल लिखी जाती है, जीते जी एक विरासत लिखी जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि यदि कभी ना कभी ऐसा हो, जब उनका शरीर ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि उनको इलाज दिया जाना संभव ना हो, ऐसी स्थिति में उन्हें पैसिव यूथेनेशिया के माध्यम से उनके जीवन का अंत कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस लिविंग विल का विरोध किया है और उसे मना किया है कि देश में पैसिव यूथेनेशिया तो अलाउ होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर एंड उस व्यक्ति के परिवारजन। यदि वो ये मानते हैं कि यह व्यक्ति जीने की स्थिति में नहीं है, तो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा करके उसे मरने की इजाजत दे दी जाएगी। सवाल आता है, स्विट्जरलैंड ने जो हाल ही में सर्को नामक मशीन को परमिशन दी है, वो किस कैटेगरी में डाली जाएगी? क्योंकि एक्टिव यूथेनेशिया कहता है कि व्यक्ति को जहर देके मारा जाए और पैसिव यूथेनेशिया कहता है कि उसका सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए। इन दोनों ही कैटेगरी के अंदर सर्को फिट नहीं होती, क्योंकि सर्को में जीवित व्यक्ति जो इस मशीन के अंदर, कॉफिन के अंदर सेट होगा, वो अपनी आंखें झुकाते ही अपने आप ऑक्सीजन की कमी फील करेगा और मर जाएगा। क्या यह सुसाइड है? बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर, चूंकि यह मशीन असिस्ट की जाएगी किसी और के द्वारा, तो क्या यह एक्टिव यूथेनेशिया है? क्योंकि इस मशीन को यदि मरणासन व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है, देन अगेन इट इज असिस्टेड यूथेनेशिया, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा यह मशीन उपलब्ध कराई गई है, दैट मीन्स यह असिस्टेड है, दैट मीन्स एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया इसलिए कहा जा रहा है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के बाद भी व्यक्ति को शायद तकलीफ होती होगी, यहां पर तो मिनट भर के भीतर भीतर जान चली जाएगी। तो यह इन तीनों के बीच में फंस गया है, लेकिन स्विट्जरलैंड सरकार इसे पैसिव यूथेनेशिया के अंदर कंसीडर करती है। सरकार का कहना है, जिस प्रकार से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के बाद ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति मरता है, इस मशीन में भी उस प्रक्रिया को और आसान कर दिया जाएगा। डॉक्टर डेथ, जो कि लोगों के लिए मरने की सुविधा करते हैं, यानी कि मरना सुविधाजनक करते हैं, उनका भी स्विट्जरलैंड में विरोध हो रहा है और लोगों का कहना है कि लोग विलिंगफुल, यानी कि लोग चाह करके इस मशीन का उपयोग करके मरना चाहेंगे। दुनिया भर के अंदर अगर हम बात करें कि कहां-कहां दुनिया में क्या स्थिति है, तो भारत में जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर एंड ऑफ लाइफ केयर, यानी कि एंड ऑफ लाइफ केयर बोले तो पैसिव यूथेनेशिया भारत के अंदर अलाउड है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है। साथ में अब स्विट्जरलैंड के अंदर अगर आप देखते हैं तो पैसिव यूथेनेशिया भी है और फिजिकली असिस्टेड यूथेनेशिया भी अलाउ कर दिया गया है। वहीं लग्जमबर्ग में सभी प्रकार का यूथेनेशिया अलाउड है। यूके के अंदर जो इंडिया वाला सीन है वो अलाउड है। इसी प्रकार से दुनिया भर के अंदर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है। वहीं जापान में सभी प्रकार का यूथेनेशिया अलाउड है। यह है पूरी दुनिया का चक्र। उम्मीद है
है आप सभी साथियों को यूथेनेशिया टर्म और स्विट्जरलैंड की यह घटना समझ में आई होगी। यदि ये वीडियो आपको जान करके कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और साथियों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा रोजाना इसी चैनल पर सुबह 7:30 बजे रियल न्यूज एंड एनालिसिस नाम से एक शो पढ़ाया जाता है, जिसमें दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार पूर्वक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया जाता है। यदि आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं और अनअकैडमी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो 9 तारीख से हमारी फीसेस में इंक्रीज होने वाला है। आप चाहें तो उससे पहले हमारा यह बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हर रविवार होता है एक कॉम्बैट, जहां पर कि आप अनअकैडमी के साथ में स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज में अभियान टेस्ट सीरीज चल रही है। अनअकैडमी पर यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों के लिए इजी लोन फैसिलिटी उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर जाकर के भी इसकी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं, कॉल सेंटर पर कॉल करके। अनअकैडमी के आइकॉनिक प्रोग्राम के माध्यम से आप मेंटर के साथ लाइव चैट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की कीमत 1 साल की 44,000 है, जिसमें प्री और मेंस का पूरा कोर्स, साथ में ऑप्शनल की जो फीस है वो है आपके लिए 27,000। इस प्रकार से आप दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।